नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मित्रों मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इन दोनों में मुख्यतः क्या अंतर होता है। कई अवसरों पर ये देखा गया है कि भ्रम की स्थितियों में कुछ लोग रहते हैं कि राजभाषा को राष्ट्रभाषा समझते हैं, राष्ट्रभाषा को राजभाषा समझते हैं। तो आज मैं इस क्लास में विस्तार से इस पे चर्चा करूँगा और आप लोग अंत तक बने रहेंगे, तो इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। सबसे पहले मैं राजभाषा पे चर्चा करूँगा। आइए समझते हैं कि आखिर ये राजभाषा क्या होती है। राजभाषा जैसे नाम से स्पष्ट है, राज की भाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा, राजकीय कामकाज की भाषा। किसी भी राष्ट्र या राज्य के जो सरकारी कामकाज है, संपूर्ण जो सरकारी मशीनरी काम करती है, उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा में उस राज्य का संपूर्ण सरकारी कामकाज संपन्न किया जाता है, वह भाषा उस राज्य की या उस राष्ट्र की राजभाषा कहलाती है। तो राजभाषा के संदर्भ में हम आप देखें तो इसको अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इससे भी स्पष्ट है कि ऐसी भाषा जो विभिन्न प्रकार के दफ्तरों के काम को संपन्न करने में उपयोग में लाई जाती है, जो ऑफिसेज होते हैं उसमें जो काम किए जाते हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे हमें आपको तहसील के काम से जाना हुआ तहसील, कचहरी के काम से जाना हुआ कोर्ट के काम से जाना हुआ, जिलाधिकारी कार्यालय जाना हुआ या बैंक में जाना हुआ, रेलवे क्षेत्र में जाना हुआ, टिकट बुक कराने या अन्य कोई काम कराने, तो खास करके वहाँ हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो राजभाषा कहलाती है। सरकारी नौकरियों के लिए विभिन्न प्रकार के जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, उसमें भी वो राजभाषा के रूप में ही हम लोगों को अपना ब्यौरा दर्ज करना होता है और उसी में हमें अपना सारा चीज़ दर्ज करना होता है। तो ये राजभाषा कहलाती है, जिसमें संपूर्ण राज्य की मशीनरी काम करती हो। अब इसका क्षेत्र कौन-कौन सा होता है? मुख्यतः इसके 2-3 क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है। जैसे है विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब देखते हैं कि जो भी गतिविधि संपन्न होती है, मुख्यतः राजभाषा का काम इसके इर्द-गिर्द निर्धारित होता है और अन्य जो संस्थाएँ हैं, जो ऑफिसेज हैं, कहीं न कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे काम करते हैं। पहले पे हम लोग चर्चा करते हैं, विधायिका जो होती है, एक ऐसी संस्था है, जहाँ पे विधान का यानी कानून का निर्माण किया जाता है। अपने देश के संदर्भ में देखा जाए तो केंद्र में जो कानून निर्माण की संस्था है वो संसद है और जो विभिन्न राज्यों के जो विधानमंडल हैं, विधानसभाएँ हैं, वहाँ पे सामान्य तौर से कानून निर्माण संपन्न होता है। तो इन संस्थाओं में यानी विधायिकाओं में जो कामकाज संपन्न होते हैं यानी विधेयक जिस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है और सरकारी गज़ट में जिस रूप से वो प्रस्तुत किया जाता है, अमूमन ये सारी जो कार्यप्रणाली होती है, विधान निर्माण करने की, ख़ास करके औपचारिक रूप से, वो सब राजभाषा में ही संपन्न होते हैं। दूसरा आप देखिए कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी कोई विधान निर्मित हो जाता है, मंत्री परिषद के द्वारा उसको लागू करने की प्रक्रिया में जो भी कार्य व्यवहार होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑफिस जिनमें पत्राचार हुआ, उसके नियम, उपनियम जो बनाए जाते हैं
किसी योजना को संचालित करने के लिए जो तमाम प्रकार की मशीनरी लगाई जाती है, उसमें जिस भाषा का उपयोग होता है, वह भी राजभाषा कहलाती है। वो सारी चीज़ें राजभाषा के अंतर्गत आती हैं। अब ये देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत जो छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक यानी लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के जितने भी न्यायालय हैं, उन सभी न्यायालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो सारा काम राजभाषा में ही संपन्न होता है, उसको राजभाषा कहते हैं। यानी ये जो 3 मुख्य क्षेत्र हैं, इन्हीं से जुड़े हुए अन्य क्षेत्र भी आ जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह राजभाषा के रूप में जानी जाती है। अब वो चाहे अपने देश में हो, किसी राज्य में हो या किसी अन्य देश में हो। यानी हम इस तरह से समझ गए कि जिस किसी राष्ट्र या राज्य की सरकारी मशीनरी, सरकारी कामकाज प्राप्त नहीं है, तो वह राजभाषा नहीं कही जाएगी। के संदर्भ में देखा जाए तो एक ऐतिहास की विकास की व्यापक परंपरा रही है राजभाषा की। प्राचीन काल में देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य से हम शुरू करते हैं, तो वहाँ पे राजभाषा के रूप में जो भाषा प्रयुक्त होती है, वो मुख्यतः प्राकृत भाषा हुआ करती थी। इसका स्पष्ट प्रमाण ये है कि अशोक के जो अभिलेख हैं, जो राजकीय आदेश के रूप में जाने जाते थे, उन अभिलेखों की अधिकांश जो भाषा प्रयुक्त हुई है, वो प्राकृत भाषा प्रयुक्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में संस्कृत भाषा राजभाषा के तौर पर प्रतिष्ठित थी। राजभाषा यानी संपूर्ण राजकीय क्रम जो होते थे, वो मुख्यतः संस्कृत भाषा में संचालित किए जाते थे। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं जब मुस्लिम शासन सत्ता भारत में आई और दिल्ली सल्तनत का युग, सल्तनतकालीन व्यवस्था शुरू हुई, तो वहाँ पे फारसी जो भाषा है, वह राजभाषा के तौर पर प्रतिष्ठित हो गई और फारसी में राजकीय कार्य सारे संपन्न होने लगे। मुगल काल में भी यही स्थिति रही, वहाँ भी फारसी ही राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। आगे बढ़ते हैं, जब भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था लागू होती है, ब्रिटिश शासन काल आता है, तो उस समय फारसी को हटा करके उस राजभाषा के पद से हटा करके अंग्रेजी उसका स्थान ले लेती है और अंग्रेजी जो है भारत की स्वतंत्रता तक बाकायदा राजभाषा के रूप में कार्य करती है। भारत जब स्वतंत्र होने वाला था, तो उसके तुरंत पहले सन 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान निर्माण के लिए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान राजभाषा के स्वीकार के संदर्भ में भी व्यापक बहस हुई, व्यापक चर्चा हुई। काफ़ी विवादों, संवादों के उपरांत 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया। संविधान के भाग 17 में राजभाषा के रूप में एक भाग बना दिया गया। उसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति के विषय में व्यापक रूप से उपबंध किया गया और इसके अनुच्छेद 343 में ये प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तब से लेकर के हिंदी को सैद्धांतिक रूप से तो राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, किंतु दुख की बात यह है कि आज भी हिंदी केवल सैद्धांतिक रूप से राजभाषा है, व्यावहारिक रूप से आज भी उसे राजभाषा होने के लिए काफ़ी कठोर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है अंग्रेजी भाषा की और वो संघर्ष कर रही है राजभाषा पद पे प्रतिष्ठित होने के लिए। चूँकि आज भी व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी ही राजभाषा के रूप में कार्य कर रही है। कुछ उसमें बहुत सारे विवाद हैं, खास करके कुछ दक्षिण भारतीय राज्य हैं जिसमें तमिलनाडु विशेष रूप से आता है, उत्तर भारतीय राज्यों में या पूर्वोत्तर के राज्यों में पश्चिम बंगाल का नाम आता है, असम का नाम आता है। इन राज्यों के विरोधों के चलते हिंदी जो है राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकी है। उसका कारण निहित ये है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषाओं के प्रयोग करने वाले लोग रहते हैं और जैसे विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं,
भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इसी तरह के से बहुत सारी भाषाएँ यहाँ पे व्याप्त हैं और आप देखेंगे इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है राष्ट्रभाषा के रूप में या उनको व्यापक मान्यता उनको प्रोत्साहन देने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। किंतु राजभाषा के रूप में एक भाषा का जो चयन करना था उसमें हिंदी का चयन किया गया है, लेकिन कई विरोधों के चलते हिंदी जो है वो राजभाषा पद पर व्यावहारिक रूप से आसीन नहीं हो सकी है। इसकी हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे व्यापक रूप से। अब हम एक चीज़ और यहाँ कन्फर्म कर देना चाहते हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि जो केंद्र की राजभाषा है, वही राज्य की राजभाषा हो। ये संभावना है, केंद्र की भी राजभाषा हो सकती है वही और राज्य की भी वही राजभाषा हो सकती है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है। भारत के संदर्भ में हम देखें तो केंद्र की राजभाषा हिंदी है, सैद्धांतिक रूप से और अंग्रेजी का भी कार्य व्यवहार चल रहा है, किंतु विभिन्न प्रदेशों में यदि हम देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश का हम उदाहरण लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ-साथ उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बिहार का उदाहरण लेते हैं, तो वहाँ हिंदी के साथ-साथ उर्दू को वहाँ भी राजभाषा का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड में हिंदी के साथ-साथ संस्कृत का दर्जा दिया गया है राजभाषा का और मध्य प्रदेश में भी हिंदी के साथ-साथ संस्कृत का दर्जा दिया गया है। अगर आप देखते हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। दक्षिण भारत के राज्यों में देखते हैं तो कई राज्यों में वहाँ की जो विशेष प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसको राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक राज्य अपनी राजभाषा को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। वो ये स्वयं निर्णय करेंगे कि हम अपने राज्य के कार्यों को किस भाषा में संपन्न करेंगे और यही नहीं, इसके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि कोई राज्य व्यापक जनभावना को देखते हुए एक से अधिक राजभाषाओं को राजभाषा का दर्जा देना चाहता भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देना चाहता है, तो वो दे सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कई राज्यों की भाषाएँ 2-2 राजभाषाएँ काम कर रही हैं। तो इस तरह से प्रत्येक राज्य अपनी राजभाषा को चयन के लिए स्वतंत्र हैं, वहाँ के कार्य व्यवहार की सहजता और सरलता की दृष्टि से। अब एक चीज़ और है, यहाँ जो भारत के संदर्भ में बात की जाए, भारत संभवतः दुनिया का ऐसा राष्ट्र है, जहाँ पे विदेशी भाषा राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है और वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय जो सबके सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन के में रग-रग में समाहित है, उसको राजभाषा के पद पे प्रतिष्ठित होने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और इसके लिए कई संस्थाएँ, कई समूह आगे भी आए हैं, कई व्यवस्थाएँ की गई हैं, किंतु अभी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका है। और आगे आते हैं, देखते हैं कि आखिर राजभाषा का क्या महत्व है? राजभाषा किन दृष्टियों से महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में, इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो 2-3 क्षेत्र मुख्यतः हैं, जैसे पहला क्षेत्र है शिक्षा। आप अक्सर ये देखा जाता है कि जिस राष्ट्र की या जिस राज्य की राजभाषा जो होती है, उसी में ज़्यादातर लोग शिक्षा ग्रहण करना पसंद करते हैं, चूँकि उसका एक कुछ अतिरिक्त लाभ होता है। उसका प्रयोग विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों में होता है, तो उसका एक अतिरिक्त लाभ जुड़ा होता है, तो अक्सर वो शिक्षा का माध्यम हो जाती है। आज देखिए भारत में व्यावहारिक रूप से राजभाषा के रूप में अंग्रेजी काम कर रही है, तो आज जो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा का जो फैशन चल चुका है, जो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का और हिंदी मीडियम की स्कूल बहुत तेज़ी से सिमटते जा रहे हैं, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो रोज़गार। राजभाषा के रूप में जिस भाषा को दर्जा प्राप्त होता है, वह रोज़गार प्रदान करने की दृष्टि से भी काफ़ी सहज होती है और अक्सर नवयुवक जो होते हैं, वो उस भाषा
में शिक्षा चाहे ग्रहण करना हो या उसको अधिक से अधिक रूप में सीखना हो, वो उसको सीखने का प्रयास करते हैं। चूँकि सरकारी कार्यालयों में या जो भी अन्य सेक्टर हैं, उसमें ज़्यादातर जो राज्य की भाषा चाहे न्यायालय हो या कार्यपालिका से संबंधित जो भी ऑफ़िसेज़ हों, वहाँ भी कोई वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ अंग्रेजी भाषा को विशेष रूप से तरजीह दी जाती है, अंग्रेजी भाषा की विशेष आवश्यकता होती है। इसीलिए देखिए तमाम तरह से जो अंग्रेजी मीडियम का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, अन्य व्यवसाय के क्षेत्र में हो, इसलिए वो रोज़गार के रूप में जो नवयुवक हैं उसको चुनने के लिए उस राज्य की राजभाषा या राष्ट्र की राजभाषा को विशेष तरजीह देते हैं और वो काफ़ी महत्व रखती है राजभाषा रोज़गार की दृष्टि से। अगला जो महत्व होता है वो सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा। जो राजभाषा होती है, उसमें कार्य करने में लोग अपने आप को गौरव महसूस करते हैं, एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव महसूस करते हैं। इसका मैं उदाहरण दूँ कि आज भारत में जो व्यावहारिक रूप से अंग्रेजी राजभाषा के रूप में काम कर रही है, हिंदी सैद्धांतिक रूप से है ही, किंतु आप देखते हैं इसका उदाहरण विभिन्न सभाओं में, विभिन्न सम्मेलनों में लोग अंग्रेजी में अपनी बात रखना कितनी गौरव की बात समझते हैं और लोग उसको ज़्यादा विद्वता की दृष्टि से ज़्यादा महत्व देने की कंडीशन में होते हैं कई जगह, हालाँकि हर जगह ये स्थिति नहीं है, किंतु अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग अंग्रेजी पढ़े-लिखे हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी में अपना व्यवहार करते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा उच्च समझते हैं। आज भी देख लीजिए जो विकसित परिवार के लोग हैं, वहाँ बच्चों को हिंदी बोलने से मना किया जाता है। वो बचपन से जैसे बच्चा पैदा होता है, उसको अंग्रेजी में ही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसको ये प्रतिबंध लगा देते हैं कि वो हिंदी के माहौल में ना जाए, नहीं तो हिंदी सीख लेगा। ये जो भावना होती है, वो आज यदि हिंदी राजभाषा के पद पर व्यावहारिक रूप से प्रतिष्ठित होती, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, हिंदी को सीखने के लिए होड़ लगी होती। तो लोग सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ करके उस राज्य की राजभाषा को देखते हैं, तो राजभाषा का ये महत्व होता है। अगला जो होता है, वो भौतिक लाभ की स्थिति में होता है, यानी कई रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक कई तरह से वो जो राजभाषा में व्यवहार करते हैं, वो कई तरह से लाभ की स्थितियों में होते हैं और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए सभी लोग लगभग-लगभग प्रयास करते हैं कि इस लाभ का भागीदार मैं भी हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी राजभाषा का उस देश की दृष्टि से क्या महत्व है, राजकीय कामकाज में तो है ही, उनकी वहाँ की शिक्षा में, रोज़गार में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, भौतिक वातावरण में बहुत ज़्यादा ही महत्व की बात होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है राजभाषा। राजभाषा पर चर्चा के उपरांत अब मैं राष्ट्रभाषा के संदर्भ में चर्चा करूँगा। राष्ट्रभाषा जैसे नाम से ही ये विदित होता है, नाम से ही ये लगता है कि संपूर्ण राष्ट्र की भाषा। इसको अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। संपूर्ण राष्ट्र की भाषा के संदर्भ में कहने का मतलब ये है कि जिस राष्ट्र की अधिकांश जनता किसी राष्ट्र की अधिकांश जनता जिस भाषा का उपयोग करती है अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने निजी जीवन में, अपने सभी कार्यों को करने के लिए जो जिस भाषा का उपयोग करती है वो उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है। जैसे सार्वजनिक जीवन से तात्पर्य ये है कि विभिन्न सामाजिक उत्सवों के आयोजन में जिस भाषा का प्रयोग होता है, धार्मिक उत्सव जब आयोजित होते हैं तो वहाँ जिस भाषा में आप आपस में एक-दूसरे से विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, उस कार्य को संपन्न करते हैं। बाज़ार में जाते हैं, वहाँ पे जो भाषा एक सामूहिक रूप से आपस में विचारों के आदान-प्रदान में काम आती है और बाज़ारों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में जैसे मेलों के आयोजन में जो जिस भाषा का प्रयोग उस राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं, उसको उस राष्ट्र की
राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है। और वह राष्ट्रभाषा वहाँ के राष्ट्र के जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनमें एक भावनात्मक एकता कायम करती है। उनमें एक भावनात्मक एकता और एक अस्मिता की भावना कायम करके रखती है और उसमें एक जुड़ाव, व्यापक स्तर पर जुड़ाव महसूस करते हैं। और किसी भी जो राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्र के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब यहाँ ये निर्धारित कर देना आवश्यक है कि राष्ट्रभाषा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कसौटियाँ बताई गई हैं, कुछ आधार बताए गए हैं कि किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रभाषा होगी, उसके लिए कौन-कौन से आधार बनेंगे, किन-किन कसौटियों पे उसे खरा उतरना होगा, तब वो राष्ट्रभाषा के रूप में कार्य कर सकेगी या राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जा सकेगी। तो उसमें जो पहली कसौटी बनती है, जो पहला आधार बनता है राष्ट्रभाषा होने का, वो है अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली व समझी जा सके। ऐसी भाषा जो अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली व समझी जा सके। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और मैं जोड़ दूँगा कि जिसमें भावनात्मक लगाव महसूस करें, भावनात्मक लगाव। यानी जिस भाषा के द्वारा देश की अधिकांश जनता आपस में भावनात्मक लगाव महसूस करे और ज़्यादातर लोग उसको बोलने में, निजी जीवन में जो भी कार्य संपन्न कर रहे हैं उसमें प्रयोग करें और ज़्यादातर लोग समझें। और हिंदी के संदर्भ में भी मैं चर्चा करते चलूँगा, तो हिंदी के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के अधिकांश लोग लगभग भारत की जो 42% जनसंख्या है, उसको पहली भाषा के रूप में उपयोग करती है हिंदी को, जिसमें उत्तर भारत के 10 राज्य आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्य आते हैं। जिन राज्यों की 42% जनसंख्या इसमें निवास करती है लगभग, और वहाँ ये मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। और जहाँ पे द्वितीयक भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, वो लगभग 30% के आसपास जनसंख्या है। जैसे पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और अन्य दक्षिण भारत के कुछ अन्य राज्य हैं जहाँ पे इसको प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग 72% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। तो इस कसौटी पर हिंदी खरी उतरती है। और कई स्थितियों में ये होता है कि लोग उसको बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उसको समझ अच्छी प्रकार से लेते हैं। तो ये पहली कसौटी है राष्ट्रभाषा होने की किसी राष्ट्र की, उस पे हिंदी खरी उतरती है। हम साथ-साथ इन कसौटियों पे चर्चा करते हुए हिंदी को भी खरा उतरते देखते हैं कि किन स्तरों पे हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में खरी उतरती है। अब देखिए, सांस्कृतिक विरासत जो दूसरी जो कसौटी है राष्ट्रभाषा की, वो है सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो। उस राष्ट्र की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो प्राचीन परंपरा है, प्रथा है, जो विश्वास है, जो आस्था जुड़ी हुई है, उसको धारण करने में सक्षम हो। यानी वहाँ के जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव होते हैं, उनके आयोजनों में के रूप में वो व्यापक रूप से जुड़ी हो और पूर्ण सक्षमता के साथ उसको ग्रहण करती हो। तो इस रूप में भी हिंदी जो है, वो सफल मानी जाती है राष्ट्रभाषा के रूप में। और जो तीसरी कसौटी है, वो व्यापक शब्द भंडार हो। यानी जो राष्ट्रभाषा हो किसी राष्ट्र की, उसका शब्द भंडार काफ़ी विस्तृत, उसमें उस राष्ट्र की जो अन्य भाषाएँ बोली जाती हैं, उसके भी शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए, ताकि सभी राष्ट्र के अधिकांश लोग उससे जुड़ाव महसूस कर सकें। तो हिंदी को अगर इस कसौटी पे खरा उतारा जाए, तो देखा जाए, कसौटी पे कसा जाए, तो हिंदी एक व्यापक और समृद्ध शब्द भंडार से युक्त भाषा है। उसमें विभिन्न भाषाओं को
यहाँ तक कि जो भारतीय भाषाएँ हैं, उनके शब्द तो है ही हैं और साथ-साथ कई विदेशी भाषाओं के शब्द भी उनमें समाहित हैं। शब्द भंडार की दृष्टि से एक समृद्ध और वैभवशाली भाषा है, तो इस दृष्टि से भी हिंदी उपयुक्त है। अगला जो आधार बनता है राष्ट्रभाषा होने का, वो है व्याकरण उसका सरल हो और सीखना आसान हो उसको। व्याकरण आप देखेंगे हिंदी भाषा के व्याकरण को तो काफ़ी सरल स्तर से इसमें है, वैज्ञानिक तरीके से इसके व्याकरण को रखा गया है कि भ्रम की स्थितियाँ ना रह जाएँ अधिकांश परिस्थितियों में। हालाँकि जितनी भी भाषाएँ हैं, उनके व्याकरण में पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि हर स्थितियों में वो निरापद हैं, बिना किसी कमी के हैं। उस तरह से देखा जाए तो जो भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, उसके व्याकरण में कमियाँ लगभग-लगभग कम हैं, अच्छाइयाँ यानी उसको वो व्याकरण काफ़ी सरल और सीखने में आसान है। अब अगला जो आधार बनता है वो वैज्ञानिक लिपि। जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि और ये संसार की वैज्ञानिक लिपियों में अपना स्थान धारण करती है। प्रत्येक बोली के लिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए, प्रत्येक चिन्ह और अन्य कई सारी वैज्ञानिकताओं को धारण करते हुए वो लिपि है। तो इस तरह से यह भी कसौटी खरी उतरती है हिंदी इस कसौटी पर भी। व्यापक स्तर पर साहित्य रचना यानी जो राष्ट्रभाषा होती है किसी राष्ट्र की, उसमें बड़े स्तर पे साहित्य रचना भी हो। अब हिंदी को इस आधार पे खरा उतारा जाए तो देखा जाए तो यहाँ भी व्यापक स्तर पे साहित्य रचना हुई है। आप हिंदी में बड़े-बड़े कवि जैसे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, प्रसाद पंत, निराला महादेवी वर्मा, प्रेमचंद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऐसे वैश्विक स्तर के महान साहित्यकार हुए हैं और जिन्होंने अपने साहित्य की रचना की है, जिससे न केवल भारत ही अपितु पूरा विश्व उसकी महानता का कायल है और वो मानता है। अब अगला जो कसौटी है, अगला जो आधार है, राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता। उस भाषा का होना चाहिए जो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो। हिंदी को इस रूप में भी देखा जाए तो राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण आंदोलन रहे हैं उसमें उसकी भागीदारी है। कुछ उदाहरण देते हैं जैसे भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन। अब ये 2 जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, उसमें हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। जो भक्ति आंदोलन था, उस समय देखिए हिंदी साहित्य भरा पड़ा है, हिंदी समाज पूरा जो है वो प्रभावित है हिंदी भाषा से। स्वतंत्रता आंदोलन में देखिए तो हिंदी का ही सबसे ज़्यादा केंद्रीय स्थान है। किसी एक भाषा को अगर देखा जाए तो हिंदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल में है। तो इन कसौटियों पे देखा जाए तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव निसंकोच प्राप्त है, प्राप्त होना भी चाहिए, प्राप्त किया भी गया है। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। यानी कहीं भी हिंदी राष्ट्रभाषा होगी भारत की, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं होती है चूँकि वो राजभाषा से अलग है। राजभाषा का तो उल्लेख होना चाहिए, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जो कि है भी, लेकिन राष्ट्रभाषा का उल्लेख अनिवार्य नहीं है, इसलिए हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में उल्लेख नहीं है। किंतु व्यावहारिक रूप से और इस पे राष्ट्रभाषा होने पे कोई विवाद भी नहीं है, राष्ट्रभाषा के रूप में उसको माना जाता है। हालाँकि कुछ मामलों में कुछ जो भाषा-भाषी राज्य हैं, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, उस पे इस बात पे भी प्रश्न खड़ा करते हैं और वो मानते हैं कि विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों के रहते हुए किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। किंतु यदि
राष्ट्रभाषा की कसौटियों पे देखा जाए तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही सर्वोच्च पद पे प्रतिष्ठित होती है। हालाँकि जो विवाद है इन राज्यों में, वो मुख्यतः राजभाषा को लेकर के है, राष्ट्रभाषा को लेकर के विवाद की स्थिति बहुत कम है। अब ये देखा जाए, थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं, तो देखते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत ही भरसक प्रयास किया, काफ़ी प्रयास किया और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही यहाँ तक कि जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के महापुरुष थे, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, उन्होंने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पुरजोर आंदोलन किया, पुरजोर समर्थन किया। उसमें महत्वपूर्ण देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का नाम सबसे ऊपर आता है। महात्मा गांधी जी जो कि गुजरात पृष्ठभूमि के थे, उन्होंने ये भाप लिया था, उन्होंने बहुत पहले ही ये जान लिया था कि भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में यदि किसी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, तो वो केवल और केवल हिंदी हो सकती है। और इस संदर्भ में उन्होंने अपनी पत्रिका इंडियन ओपिनियन के अगस्त 1906 के अंक में उन्होंने लिखा है कि जब तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाली अधिकांश जनता किसी एक भाषा का व्यवहार नहीं करने लगेगी, तब तक भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक वास्तविक राष्ट्र के रूप में निर्मित नहीं हो सकेगा। और इस भाषा के रूप में हिंदी ही एक भाषा है जो सबसे अच्छे से ये कार्य करने में सक्षम हो सकती है। अर्थात हिंदी का उन्होंने काफ़ी समर्थन किया राष्ट्रभाषा के रूप में। आगे चल कर के सन 1918 के इंदौर अधिवेशन में उन्होंने कहा था, हिंदी ही हिंदुस्तान की एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हिंदी का जो राष्ट्रभाषा होने का प्रश्न है, वो स्वराज के प्रश्न से जुड़ता है। उनको ये आभास था, उन्होंने अच्छे से परख लिया था कि हिंदी ही लोगों को एकता के सूत्र में पिरोकर और स्वराज की चेतना को व्यापक स्तर पर प्रसारित करके स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र करते हुए अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिला सकती है। इसीलिए उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का के प्रश्न को स्वराज के प्रश्न से जोड़ करके देखा है। और जिन महापुरुषों का नाम आता है उसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आता है। ये बंगला क्षेत्र से होने के बावजूद भी इन्होंने भी देखा कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा का गौरव धारण कर सकती है, तो इन्होंने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की सलाह दी। आगे और विभिन्न गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने इसको व्यापक समर्थन दिया राष्ट्रभाषा के रूप में। उनका मैं कुछ नाम ले लेना चाहता हूँ। जैसे काका कालेलकर जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजगोपालाचारी इत्यादि जो महत्वपूर्ण विद्वान, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि विद्वानों ने, आदि महापुरुषों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए व्यापक आंदोलन चलाया और व्यापक समर्थन उसको दिया। कई संस्थाएं हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, भारतेंदु मंडल इत्यादि जो संस्थाएं हैं, इन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में उसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इस तरह से देखा जाए तो हिंदी जो है वो पूरे राष्ट्र की, हमारे राष्ट्र की यानी भारत की एक राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में कोई उसमें इफ बट नहीं है, यानी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। अधिकांश लोग इसमें हिंदी भाषा का व्यवहार करते हैं भारत में। अब आवश्यकता क्या है? राष्ट्रभाषा की भारत में या किसी भी राष्ट्र में क्या आवश्यकता होती है? कारण ये है, देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रभाषा होती है, उससे उस राष्ट्र की अस्मिता जुड़ी होती है। वहाँ का आत्मसम्मान, आत्मगौरव, स्वाभिमान, सारी चीज़ें उस राष्ट्रभाषा से जुड़ी होती हैं। जैसे हम राष्ट्र ध्वज को देख कर के राष्ट्र ध्वज के समक्ष गौरव से एकदम गौरवान्वित हो जाते हैं,
एक स्वाभिमान का भाव, एक सम्मान का भाव महसूस करते हैं अपने राष्ट्रध्वज के प्रति, अपने राष्ट्रगान के प्रति, अपने राष्ट्रगीत के प्रति, उसी तरह से एक गौरव का भाव हमें राष्ट्रभाषा के प्रति भी महसूस होता है। और किसी भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरो करके तमाम प्रकार के जो शिकवा शिकायतें, विद्रोह इत्यादि जो भावनाएँ हैं, उनका शमन करके और सांस्कृतिक समरसता, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समरसता कायम करने में वो राष्ट्रभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि राष्ट्रभाषा का क्या योगदान है। आइए अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है, इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है? तो इस विषय पर भी हम लोग चर्चा कर लें ताकि परीक्षाओं की दृष्टि से भी आप लोगों को लाभ हो सके। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में जो पहला अंतर होता है, जो पहला महत्वपूर्ण अंतर होता है, वो होता है कार्यालयी कामकाज में प्रयुक्त होती है राजभाषा। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से जुड़े हुए जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उसी में का कार्य व्यवहार होता है राजभाषा का। जबकि जो राष्ट्रभाषा होती है, वो जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। जो उस राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता होती है, अपने सामान्य कामों में, अपने दैनिक जीवन के कामों में, अपने सार्वजनिक जीवन के कामों में, अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो उत्सव हैं और हाट बाजार, मेलों के आयोजन में जो सामान्य तौर से भाषा प्रयुक्त होती है, वह राष्ट्रभाषा होती है। यानी ये केवल ऑफिशियल काम के लिए यूज होती है कार्यालयी कामकाज में, और ये सामान्य जनजीवन में लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाती है राष्ट्रभाषा। अगला जो अंतर होता है वो सांस्कृतिक जीवन राष्ट्रभाषा में व्यक्त नहीं होता है। राजभाषा में केवल राजकीय जो कामकाज होते हैं वो उसकी अभिव्यक्ति होती है, सरकारी मशीनरी किस तरह से काम कर रही है उसकी अभिव्यक्ति होती है, किंतु सांस्कृतिक जीवन वहाँ के लोगों का व्यक्त हो ये आवश्यक नहीं है, वो नहीं व्यक्त होता है। अब जबकि राष्ट्रभाषा में सांस्कृतिक जीवन जो है वो अपनी गहराई के साथ, उनकी संवेदनाओं के साथ, मार्मिकताओं के साथ अभिव्यक्त होता है। किसी देश की जो राष्ट्रभाषा होती है, वहाँ के निवासियों की संस्कृति, समाज, सभ्यता, विश्वास, नैतिकता, आचार विचार, व्यवहार इत्यादि से संबंधित जो सांस्कृतिक विरासत होती है, वो पूरी तरह से राष्ट्रभाषा में व्यंजित होती है, अभिव्यक्त होती है, जबकि राजभाषा में वो चीज नहीं होती है। अब अगला जो अंतर होता है राजभाषा राष्ट्रभाषा का वो ये है कि राजभाषा कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। राजभाषा कोई विदेशी भाषा हो सकती है, जैसे अपने यहाँ भारत में सबसे बड़ा उदाहरण तो अपने भारत में है कि यहाँ विदेशी भाषा जो अंग्रेजी है वो राजभाषा के रूप में कार्य कर रही है, वो राजभाषा के रूप में काम कर रही है। और शायद ही कोई ऐसा देश हो भारत विश्व का जो इस तरह से, चूंकि आप देखते हैं तो फ्रांस में फ्रेंच राजभाषा के रूप में काम करती है, जर्मनी में जर्मन है, चीन में मंदारिन है, जापान में जापानीज है, ब्रिटेन में इंग्लिश है, इंग्लैंड में केवल भारत ही ऐसा देश लगता है कि जहाँ पे राजभाषा के रूप में हिंदी अभी भी काम कर रही है। जबकि राष्ट्रभाषा जो होती है, राष्ट्रभाषा कोई विदेशी भाषा प्रायः नहीं होती है। प्रायः शब्द इसलिए मैंने लगाया है कि अगर कोई विदेशी भाषा लंबे समय तक वहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा हो जाए, उसमें 2-3 पीढ़ियाँ आ जाएँ, यानी वो लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और संवेदनाओं से जुड़ जाए, तब वो राष्ट्रभाषा के रूप में भी आ जाती है। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी का वर्चस्व इसी तरह से कायम रहा, तो धीरे-धीरे एक स्थिति ये आ जाएगी, एक वर्ग ऐसा तैयार हो जाएगा जो
जिसके रग-रग में अंग्रेजी शामिल हो जाएगी, तो वो राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाने लगेगी। हालाँकि मैं ये चाहूँगा कि इस तरह से स्थिति ना आए, लेकिन अगर लंबी प्रक्रिया के यानी लंबे समय तक कोई विदेशी भाषा किसी राष्ट्र में लोगों के उपयोग के काम आती है, तो वो धीरे-धीरे राष्ट्रभाषा की ओर भी कदम बढ़ाती है। लेकिन सामान्य तौर पे कोई विदेशी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि किसी विदेशी भाषा में वहाँ के जीवन की जो संवेदनाएँ हैं, वहाँ की जो स्वानुभूतियाँ हैं, अनुभूतियाँ हैं, वो नहीं व्यक्त हो सकती हैं। अब अगला जो अंतर है, वो है शब्द भंडार पारिभाषिक तथा औपचारिक होता है। जो राजभाषा में होता है, राजभाषा का शब्द भंडार पारिभाषिक होता है। पारिभाषिक का मतलब जिसके निश्चित अर्थ होता है, जिसके उसमें जो शब्द होते हैं, उसका एक निश्चित अर्थ होता है, वो चाहे जिस परिस्थिति में जहाँ भी प्रयुक्त हो, लेकिन एक निश्चित अर्थ देता है, उसका अर्थ जो है परिभाषित होता है और औपचारिक होता है। इसीलिए हम देखते हैं, जैसे प्रशासनिक क्षेत्र की शब्दावलियों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, विधि क्षेत्र की, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र की शब्दावलियों की चर्चा करते हैं, तो वो पारिभाषिक शब्दावली जो राजभाषा में प्रयुक्त होती। किंतु जो राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा की जो शब्दावली है, वो अनौपचारिक और गैर पारिभाषिक होता है। राष्ट्रभाषा के जो शब्द हैं, वो निश्चित अर्थ नहीं व्यक्त करते, वही हिंदी भाषा के शब्द यहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरा अर्थ व्यक्त करेंगे, वहीं बिहार में उसी भाव के लिए, उसी वस्तु के लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त होगा। इस तरह से उसका शब्द भंडार जो है अपरिभाषिक होता है, यानी निश्चित अर्थों वाला नहीं होता है, अनौपचारिक होता है, उसके साथ औपचारिकता मात्र नहीं जुड़ी होती है। अब अगला जो अंतर है वो है राजभाषा में कोई भी परिवर्तन जो होता है ऊपर से थोपा जा सकता है। राजभाषा में ये नियम बना करके कि इन-इन शब्दों का प्रयोग अब नहीं होगा या इन-इन नए शब्दों का प्रयोग अब होने लगेगा। इस तरह के तमाम परिवर्तन करके उसको लागू किया जा सकता है आसानी से, यानी बाहर से कोई भी परिवर्तन उसको थोपा जा सकता है। किंतु जो राष्ट्रभाषा होती है, उसमें परिवर्तन स्वाभाविक रूप से एक विकास की प्रक्रिया के रूप में ही होता है। जैसे हम हिंदी भाषा का उदाहरण लेते हैं, तो जो पहले आज के 50 साल, 60 साल पहले जो हिंदी भाषा बोली जाती थी और आज जो हिंदी की स्थिति है, दोनों में बहुत फ़र्क आ गया है। आज के समय में पहले की जो हिंदी होती थी, उसमें ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था, अंग्रेजी के शब्द कम हुआ करते थे। किंतु आज देखिए, सूचना संचार तकनीकी के युग में जो विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकी युग आ गया है, इसके चलते अब हिंदी भाषा का जो उपयोग हो रहा है, उसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से होता जा रहा है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है और धीरे-धीरे हिंदी भाषा जो है, अंग्रेजी भाषा के शब्द या अन्य भाषाओं के शब्दों को सहज रूप से ग्रहण करती जा रही। अर्थात कोई भी परिवर्तन यहाँ बाहर से नहीं थोपा जा सकता है। एक लंबी प्रक्रिया के दौरान जो-जो शब्द नए-नए निर्मित होते जाते हैं, वैसे-वैसे धीरे-धीरे उसमें स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता जाता है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में यह महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। तो इन अंतरों को आप अच्छे से समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले क्लास में।